नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये जो है आपके एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स के हैं। एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जो पिछले कुछ वर्षों में एग्ज़ाम संपन्न हुई हैं, उन एग्ज़ाम्स में से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को बेसिकली स्पेसिफिक एक टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो कवर टॉपिक हैं वो आपका पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर अप किए हैं। देखिए, चूंकि अभी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर कोई डेट नहीं क्लियर हो पाई है। जैसा आप सब इस बारे में जानते हैं कि नहीं तो अभी आयोग का प्रॉपर गठन हो पाया है, और ना ही जो पुराना आयोग है और ना ही उसके अभी सदस्यों का अपॉइंटमेंट हो पाया है। तो एग्ज़ाम को लेकर अभी बहुत सारा असमंजस्य है। तो प्रिपरेशन को एक सही दिशा में कंटिन्यू रखना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर प्रिपरेशन सही दिशा में कंटिन्यू नहीं रहेगी तो फिर दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो उस लिहाज से जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक वाइज हम लोग अगर एमसीक्यूज़ को कवर अप करेंगे तो उससे ये होगा कि हम टॉपिक्स को भी समझेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न को भी समझेंगे, और जो भी कंसेप्ट बनेंगे वो सारे कंसेप्ट को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने टॉपिक कभी सामने आपके हाईलाइट किए हैं, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, और हर टॉपिक को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए डिटेल कंटेंट जो है वो भी रखा हुआ है, ताकि आप उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ा जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट की भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुँच सके। ये जो लेक्चर रहेगा आपका यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, पीजीटी और यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए भी ये जो लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। कोशिश करी गई है कि आपको जो कंसेप्ट है उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आप तक क्वेश्चन के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें पूछा गया है, द टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाई। टेक्निक जो है आपकी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला है आपका एल्टन मेयो, दूसरा ऑप्शन है पीटर एफ डकर, तीसरा ऑप्शन है एरिक बर्ने और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो अगर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी एरिक बर्ने साहब ने जो आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था। इसके अलावा आप अगर बेसिकली और लोगों के बारे में जानना चाहें तो जो एल्टन मियो है, इन्होंने हॉदर्न एक्सपेरिमेंट जो उससे संबंधित है, एल्टन मियो। पीटर एफ डकर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, और एडम स्मिथ जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और बोलते हैं, जिनकी एक वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम लोग समझते हैं। देखिए, कहा गया है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज द मेथड यूज्ड टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कम्युनिकेशन विद अदर्स। एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टेक्निक है जो बेसिकली क्या करती है, जो ये एनालाइज करती है कि जब आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, तो वार्तालाप के दौरान आप किस तरीके से क्या फील करते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, सामने वाले के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन, इन चीज़ों को एनालाइज करने की जो टेक्निक है वो बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टेक्निक कह सकते हैं। ये अपने आप में बेसिकली ह्यूमन पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। भाई, जब आप किसी से बातचीत करोगे तो बातचीत करने के दौरान आपके हाव भाव, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें जब दूसरे के साथ आप करेंगे तो उसको देख के आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है वो ह्यूमन पर्सनालिटी को जज करने के संबंध में ये बनाई गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है, सेलेक्ट द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप डेवलपमेंट आपको बताना है। अब तो आपके पास जो स्टेजेस दे रखी हैं, पहली है फॉर्मिंग, दूसरी है स्टॉर्मिंग, तीसरी है डिस्कसिंग, चौथी है नॉर्मिंग और फिर है आपकी वार्मिंग।
देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा आपको हिसाब से यहाँ पे जवाब देना है। ये क्वेश्चंस 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। देखिए, ये जो ग्रुप डेवलपमेंट की थ्योरी है बेसिकली वो किसने दी है, वो टकमैन ने दी है। तो मैं यहाँ पे एक आपको निमोनिक्स बताता हूँ, आप इसे अपनी भाषा में आप इसे ट्रिक कह सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एक ट्रिक छोटी सी बनाई है कि ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यानी कि ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में टकमैन कौन है यहाँ पे, जो टकमैन है आपके वो बेसिकली इन्होंने इस कंसेप्ट को इन्होंने ही दिया था। तो ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में टकमैन का फंस गया एनपीए, ये आपको याद रखना है। ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में टकमैन का फंस गया एनपीए। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये याद होगा कि ग्रुप डेवलपमेंट जो है बेसिकली ग्रुप डेवलपमेंट की थ्योरी जो ये वाली है वो किसने दी है, टकमैन ने दी है। और ये जो फंस गया एनपीए है ये इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं। सबसे पहले एफ का यहाँ पर जो मतलब है, एफ का मतलब है यहाँ पे फॉर्मिंग, ए का मतलब है आपका एडजॉर्मिंग, एस का मतलब है स्टॉर्मिंग, एन का मतलब है नॉर्मिंग, पी का मतलब है परफॉर्मिंग और ए का मतलब है आपका एडजॉर्मिंग। वापस से आप देखिए, इनको रिपीट कर लीजिए। एफ का मतलब है फॉर्मिंग, ए का मतलब है एडजॉर्मिंग, एस का मतलब है स्टॉर्मिंग और एन का मतलब है नॉर्मिंग, पी का मतलब है परफॉर्मिंग। तो इस तरीके से अगर आपसे यहाँ पे देखें आप, तो आपसे 4 स्टेजेस पूछी गई हैं। तो 4 स्टेजेस ये मैंने यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी आपको बता दिया है। तो देखिए, एफ का यहाँ पर मतलब क्या था, फॉर्मिंग, एस का मतलब स्टॉर्मिंग, एन का मतलब नॉर्मिंग, पी का मतलब परफॉर्मिंग और ए का मतलब एडजॉर्मिंग थी। एडजॉर्मिंग मैंने शायद ट्रिक में पहले आपसे बोल दिया, बट वो एग्जैक्टली वो लास्ट में है। तो फंस गया एनपीए, यहाँ पे आपको सिर्फ एफ एस याद रखना है और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एनपीए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग मैच करा लेते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका एफ, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मिंग आएगा। तो नंबर 1 आपका पहले आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट लिखा ना, मैंने मुझे सिर्फ एफ एस ही लिखना चाहिए था, वो जो आपके लिए थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती। यहाँ पे एस जो है वो 2 नंबर पे हो गया, ठीक है। फिर 3 नंबर पे एन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है वो एन हो गया। तो 1, 2, 4 और पी जो है आपका परफॉर्मिंग तो यहाँ पे दिया नहीं है। और एडजॉर्मिंग जो है आपका बेसिकली वो भी आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शंस तलाशते हैं तो 1, 2, 4 देख लीजिए किसमें आपको मिल रहा है। तो 1, 2, 4 आपको जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी क्लियर हो गई। ट्रिक आपको याद रखना है, टकमैन मतलब ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में टकमैन का फंस गया एनपीए। तो ग्रुप डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया है, टकमैन ने। फंस गया का मतलब क्या है, एफ का मतलब फॉर्मिंग, एस का मतलब स्टॉर्मिंग, एन का मतलब नॉर्मिंग, पी का मतलब परफॉर्मिंग और ए का मतलब एडजॉर्मिंग। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ आएंगे। यहाँ कहा गया है, इट इज अ मेंटल कंडीशन और एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, विच डिटरमाइन होना चाहिए था यहाँ पे, विच डिटरमाइन देयर विलिंगनेस टू कोऑपरेट। यानी वो मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड एक इंडिविजुअल का जो बेसिकली डिटरमाइन करता है उसकी विलिंगनेस टू कोऑपरेट करने के संबंध में उसकी विलिंगनेस को डिटरमाइन करता है। ऑप्शन आपके पास है, पहला जॉब सेटिस्फैक्शन है, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा जॉब एडवांसमेंट, चौथा मोरल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जॉब सेटिस्फैक्शन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मोटिवेशन भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, इवन जॉब एडवांसमेंट भी नहीं है, क्योंकि कॉपरेशन जो होता है वो कॉपरेशन की जो विलिंगनेस है वो आपके मोरल से आएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ कहा गया है, हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। दूसरा है, वर्कर डू नॉट हैव देयर ओन वेज फॉर रिलीफ फ्रॉम फैटिग्यू एंड मोनोटोनी। अब देखिए, दोनों जो ऑप्शंस हैं, अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को ठीक से समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि
थोड़ा सा दोनों चीज़ें जो है मतलब बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हैं। देखिए हाई मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी दोनों एक साथ चलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका 100% करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें, वर्कर डू नॉट हैव देयर ओन वेज फॉर रिलीफ फ्रॉम फैटिग्यू एंड मोनोटोनी, तो बिल्कुल वर्कर के पास अपनी ओन बेस होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि उनके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपना आराम कर पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होता है। तो फिलहाल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इस लेक्चर सीरीज का 5वां क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जो है वो बहुत ही आसान तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक तरफ आपके सामने लिस्ट ए है, लिस्ट फर्स्ट, एक तरफ लिस्ट सेकंड, आपस में आपको इन्हें मैच करवाना है। मैच करवाने के लिए हम देखेंगे ग्रीबियंसेस। तो अगर आप देखें तो ग्रीबियंसेस का जो संबंध है यहाँ पे वो किनके साथ है। ग्रीबियंसेस बेसिकली कब होता है इस, चलो अगर ग्रीबियंसेस नहीं आप मैच कर पा रहे हैं दूसरे पे आ जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो आपका पड़ता है किसके ऊपर, चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। आप देखो पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट हो गई, चेंज हो गई, टेलीफोन बूथ जो है वो खत्म हो गए। तो हम देखेंगे बी से हमारा फोर्थ, तो अगर आप बी से फोर्थ मैच करें तो देखिए सिर्फ एक ही मैच कराने से आपका ऑप्शन बन गया, तो बी ये है और फोर्थ आपका ये है। वैसे तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सबको मैच करा लेते हैं। ए का जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो ग्रीबियंसेस जो है वो क्या है, 3 है, यानी कि इंडेक्स ऑफ लो मोरल। जब किसी का लो मोरल होगा तो संभावना है ग्रीबियंसेस वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। सी का जो होगा 2 होगा। एडजस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडजस्टमेंट टू टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट। सी का 2 होगा, प्रॉफिट नहीं, इफेक्टिव प्लानिंग। ये क्या होगा, इफेक्टिव प्लानिंग। और मोरल अगर इंप्रूव होगा तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका डी का 1। तो देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एक ही ऑप्शंस हम अगर मैच करा लें तो हम ठीक ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट था। क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे जो रीजनिंग इसकी है, पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट। पहले वाले में कहा गया है कि जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा जो आपका यहाँ पे रीजन है वो कहता है कि पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो दोनों करेक्ट हैं। जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वो आपका इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्टीज एफर्ट्स टू अचीव द म्यूचुअल फाइनेंशियल आउटकम। देखिए एक फर्म जो होती है, फर्म का जो टारगेट होता है एक डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है, यानी वो सभी का एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के संबंध में किसी तरीके से विवाद होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन आपका तो करेक्ट हो गया। इट इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्टी वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन कंस्ट्रक्टिव वे। कहा गया कि अगर ऐसे केसेस में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो कंस्ट्रक्टिव तरीका है उस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉलिटिक्स भी एक अपने आप में देखा जाए क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट का तरीका है, एक इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट इज अ काइंड ऑफ, जो फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके का होता है। फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप अपनी भी तैयारी को यहाँ पर जज कर सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फिलहाल गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका संबंध किससे होगा,
ऑर्गेनाइजेशन से होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल सिस्टम है और फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व अ क्लेम ब्रॉट अगेंस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन इन एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, यानी कहा गया कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका, वो कब होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का एक ट्रिब्यूनल है उसके अंदर क्रिएट होता है। और एवरी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विल बी डिफरेंट बट मोस्ट टेंड टू फॉल इनटू टू कैटेगरीज। कहा आमतौर पर जो भी सिचुएशंस होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली वो दो कैटेगरीज में आती हैं। तो पहली है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल हो सकता है, और इंडिविजुअल में आपके वही कॉलेजियस हो सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी क्या हो सकता है, वो विद देयर मैनेजर हो सकता है, यानी आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वो किसके साथ हो जाए कॉन्फ्लिक्ट आपका, एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वो हो सकता है आपके मैनेजर के साथ। तो क्वेश्चन 7 आपका जो है 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 की तरफ। 8 क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस के संबंध में कौन सा विकल्प नहीं सही है। पहला ऑप्शन है ग्रीवेंस इज अ साइन ऑफ एम्प्लॉयज डिसकंटेंट विद जॉब और इट्स नेचर। तो ये ऑप्शन आपका 100% श्योर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, ग्रीवेंस प्रोवाइड अ डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रीवेंस डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन, ये आपका जो ऑप्शन है वो परफेक्ट नहीं है। फिर भी हम अभी क्वेश्चन को आंसर चूज करने से पहले बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस को भी पढ़ लेंगे। ग्रीवेंसेस अराइजेज ओनली व्हेन एन एम्प्लॉय फील दैट इनजस्टिस हैज बीन डन टू हिम। बिल्कुल सही बात है। ग्रीवेंस तभी होता है जब किसी एम्प्लॉय को फील हो कि उसके साथ अनजस्टिस हुआ है। और ग्रीवेंस कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये भी सही है। ग्रीवेंस रियल में भी हो सकता है, कभी कभी आप सोच लेते हैं कि ग्रीवेंस मतलब कोई आपके साथ दिक्कत हुई है। तो फिलहाल तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं, बी ऑप्शन ही यहाँ पे इनकरेक्ट था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीवेंस के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ। एम्प्लॉय ग्रीवेंस बेसिकली एक कंसर्न है, एक प्रॉब्लम है, एक कंप्लेन है, जहाँ पे एम्प्लॉय को अपने वर्क के दौरान उस वर्क प्लेस से संबंधित या उसके किसी साथी से संबंधित कुछ कह सकते हैं कि अंदर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कुछ दिक्कत क्रिएट होती है, और उससे सॉल्व करने के लिए उसे ग्रीवेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसे एक ग्रीवेंस जो रेडल कमेटी है वहाँ पे जाके उस समस्या को सॉल्व करने की वो अपील करता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो समथिंग ही मेड देम फील डिससेटिस्फाइड। फर्म के अंदर कुछ भी ऐसा जिससे उसे डिससेटिस्फैक्शन फील हो, एंड दे बिलीव इट इज अनफेयर एंड अनजस्ट ऑन देम। जब किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि उसके साथ सही नहीं किया गया है और उसको बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए था, बट उसे वो जस्टिस नहीं मिला, तो वो सिचुएशन जो है बेसिकली आपकी, वो सिचुएशन किसकी है, वो ग्रीवेंस से संबंधित सिचुएशंस हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 आपसे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने का इसमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है। मतलब स्ट्रेस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने का यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस को पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन है रस्ट आउट, दूसरा ऑप्शन है कॉग्निटिव थेरेपी, तीसरा है जॉब इनरिचमेंट, चौथा है नेटवर्किंग। तो अगर इस क्वेश्चंस को हम समझें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसके क्या मैकेनिज्म होते हैं। देखिए तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ये जो मैकेनिज्म है वो कॉग्निटिव थेरेपी भी होता है, जॉब इनरिचमेंट भी होता है, नेटवर्किंग भी होता है, लेकिन रस्ट आउट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब हम एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो कॉग्निटिव थेरेपी क्या है। कॉग्निटिव थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट अप्रोच दैट हेल्प यू रिकॉग्नाइज नेगेटिव और अनहेल्पफुल थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं जो उसके लिए नुकसानदायक हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ करते हैं। तो कॉग्निटिव थेरेपी एम्स टू हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर द वेज योर इमोशंस एंड थॉट्स कैन अफेक्टेड योर एक्शन। यानी जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रही हैं
उन थॉट्स को किस तरीके से कम किया जाए, उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए, इसको ख़त्म करने का जो कह सकते हैं तरीका है, वो बेसिकली आपका कॉग्निटिव थेरेपी है। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिनसे हम लोग स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर ब्रेक लीजिए, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रेक की आवश्यकता है। आप रीडिंग, लिसनिंग, न्यूज स्टोरीज, ये सब कुछ आप देखिए मतलब करिए, तो थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। आप अपनी टेक केयर ठीक तरीके से करिए। टेक केयर के यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि आप प्रॉपरली मतलब हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम खर्च करिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी का पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट, जिसे हम नेटवर्किंग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये बेसिकली नेटवर्किंग है। आप अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होइए, लोगों से वार्तालाप करिए, उनसे मिलिए। इसके अलावा ड्रग वगैरह, अल्कोहल वगैरह का अगर सेवन करते हैं उससे बचिए। और रिकॉग्नाइज व्हेन यू नीड मोर हेल्प, जब आपको कभी किसी हेल्प की आवश्यकता है तो आप उस बात को अपने लोगों के साथ डिस्कस करिए और दूसरों से हेल्प लीजिए अगर ज़रूरत है तो। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, तो आपको इसका जवाब तो मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब था वो रस्ट आउट था। रस्ट आउट कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 पे। देखिए, क्वेश्चन 10 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ईच पर्सन possesses पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मस्ट बी ओन्ड अप टू परमिटेड एक्सप्रेशन। कहा गया इसमें से टीम बिल्डिंग की वो कौन सी अप्रोच है जो बेसिकली इस बात के ऊपर बेस्ड है कि एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो आपके पास अप्रोचेज हैं उसमें 4 अप्रोचेज हैं ऑप्शन में। पहला है प्रोसेस अप्रोच, एक है आपका गेस्टॉल्ट अप्रोच, रोल एनालिसिस अप्रोच और पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए जो जवाब है, अगर आपको ये अप्रोचेज मालूम है, सिर्फ आप तभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि जवाब आपका गलत हो जाएगा। फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जो आपकी गेस्टॉल्ट अप्रोच है वो ये बताती है कि एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। अब हम इन अप्रोचेस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ताकि ये हमें कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए। तो जो आपकी गेस्टॉल्ट अप्रोच है टीम बिल्डिंग की, वो क्या बताती है? देखिए, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट फंक्शन एज अ होल टोटल ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया है कि जो एक पर्सन है वो एक उसका जो फंक्शन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका कोई इंडिविजुअल के कह सकते हैं गोल को पूरा करने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा ईच पर्सन पजेस पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो देखिए क्वेश्चंस के अंदर ही दिया गया था। पीपुल गेट ट्रबल व्हेन दे गेट फ्रेगमेंटेड, डू नॉट एक्सेप्ट देयर सेल्व्स एंड ट्राई टू लिव अप टू डिमांड टू अदर रेदर देन बीइंग देमसेल्फ। यहाँ पर कहा गया जब कोई पर्सन बेसिकली परेशान होता है, जब ट्रबल में होता है, किसी समस्या के अंदर होता है, तो वो क्या करता है, तो उस केस में वो मतलब थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, अपने बारे में वहाँ पे थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर देता है और जो उसकी ज़रूरत होती है उनके पीछे वो भागता है। ठीक, इसके अलावा अगर कुछ और इसके की पॉइंट देखें तो ये अप्रोच बेसिकली क्या बताती है कि एक पर्सन जो है आपका अप्रोच आर टू क्रिएट अवेयरनेस होना चाहिए, इंटीग्रेशन, मेच्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके बिहेवियर में चेंजेस लाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे वन मस्ट कम टू टर्म विद वन सेल्फ एंड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन एक्शन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली गेस्टॉल्ट जो की अप्रोच है वो बताती है टीम बिल्डिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू ग्रुप कोहेसिवनेस। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है बेसिकली ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में बताता है? तो जो आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं वो 4 ऑप्शंस हैं, 4 मतलब कह सकते हैं पॉइंट हैं। पहला है एग्रीमेंट टू ग्रुप गोल, दूसरा है हाई इंटर ग्रुप कंपटीशन, तीसरा है आपका जो है वो है आपका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ऑफ मेंबर, और फिर है आपका पर्सन अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के हिसाब से केवल ए ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे में ABC है, तीसरे में ACD है, चौथे में आपका जो है ABD है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस का जवाब देना चाहें तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसेप्ट क्लियरिटी इसका भी सही जवाब नहीं दिया जा सकता।
वापस देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो कि एक्चुअली ग्रुप कोहेसिवनेस होता क्या है। शायद जब इस कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तब आप इसमें से ऑप्शंस आज ढूंढ पाएंगे। तो चलिए हम लोग ग्रुप कोहेसिवनेस को समझ लेते हैं। देखिए, ग्रुप कोहेसिवनेस आल्सो कॉल्ड द ग्रुप कोहेशन एंड सोशल कोहेशन arises when bond link member of social group to one another and to the group as whole। देखिए, ग्रुप कोहेसिवनेस बस क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है सोशल ग्रुप के साथ एक दूसरे की किस तरीके से बॉन्डिंग है उसके बारे में बेसिकली आपको ये बताता है। जैसे आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो आपकी अपने ग्रुप के साथ किस तरीके की बाउंडिंग है, आप किस तरीके से उसके साथ लिंकअप हैं, ये उसके बारे में बताता है। यानी कोहेशन इज अ मल्टी फेस्ड प्रोसेस, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेन कंपोनेंट: सोशल रिलेशन, टास्क रिलेशन, परसीव्ड यूनिटी एंड इमोशन। यानी आप किस तरीके से आप सोशल रिलेशन फॉलो करते हैं, टास्क संबंधित कैसे रिलेशन फॉलो करते हैं, आप कैसे एकता में मतलब जो यूनिटी है उसको कैसे परसीव करते हैं, और आप इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली कोहेसिवनेस का मतलब है कि ग्रुप के साथ आपका किस तरीके का जुड़ाव है। यहाँ अगर क्वेश्चंस को देखें तो कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू ग्रुप कोहेसिवनेस। तो यहाँ पे ये ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बेसिकली वो रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इनमें ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहला है हाई इंट्रा ग्रुप कंपटीशन। दूसरा जो आपके पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन जो था आपका वो क्या था, वो था एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल। तो ये तो बिल्कुल आपके जुड़ाव को मजबूत करता है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है हाई इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, ये ग्रुप के साथ आपकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने में हेल्प नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कंपटीशन का ग्रुप में क्या मतलब है, कंपटीशन का ग्रुप में कोई खास मतलब नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी यानी कि लिंकअप को मजबूत नहीं करता है। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ऑफ मेंबर, ये भी जरूरी है, और पर्सनल अट्रैक्टिवनेस ये भी जरूरी है। तो फिलहाल दिए गए ऑप्शन में ACD जो है आपके करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन का ग्रुप कोहेसिवनेस से कोई खास रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक नज़र आप इन पे भी डालेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, कंपटीशन, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात ही करी थी कि जो कंपटीशन है बेसिकली ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन बी, कंपटीशन किसी भी तरीके से ग्रुप कोहेसिवनेस को कह सकते हैं कि उसको प्रभावित करने का काम करता है, उसके फेवर में काम नहीं करता है। दूसरा है इंटरडिपेंडेंसी, साइज जो है ये भी इम्पैक्ट करेगा। होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, लोकेशन, स्टेटस, लीडरशिप और एक्सटर्नल प्रेशर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप के साथ जो आपकी बाउंडिंग है उसको एक कमज़ोर करने का काम करते हैं, यानी उस पर ये उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो फिलहाल आपको इसका सही जवाब मिल गया होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन 12 देखेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन 12 यहाँ पे क्या बताता है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एज आइडेंटिफाइड बाई ग्रीट हॉफस्टेड। एक कह सकते हैं एक ग्रीट हॉफस्टेड का एक मॉडल है जो कि बेसिकली कल्चरल डिफरेंसेस संबंधित है, उससे संबंधित पूछा गया है। क्या जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है वो एक डायमेंशन है हॉफस्टेड मॉडल की? पहला ऑप्शन है, असर्शन है। दूसरा रीजनिंग बताया गया है कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज एक्सटेंट टू विच people feel threatened by ambiguous situations. To avoid such situations, organization provide greater career stability, make more formal rules and reject deviant behavior। तो ये जो ऑप्शंस है आपका, ये जो रीजनिंग है वो बेसिकली ही बताता है। पहला तो कह रहा था कि जो ग्रुप अवॉइडेंस है वो जो आपके हॉफस्टेड हैं उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस उनमें से एक डायमेंशन है। तो डेफिनेटली बिल्कुल एक डायमेंशन है ये, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, हम रीजनिंग को अगर समझें तो अगर अनसर्टेनिटी आपको अवॉइड करनी है तो इसके लिए क्या करना है? अभी अनसर्टेनिटी का मतलब है कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर उन्हें आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेटर कैरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जहां पर ऐसी अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें। देखिए, अनसर्टेनिटीज़ किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेकर पहले से प्रिपेयर होंगे
तो ये संभावना बनती है कि आपकी वो अनसर्टेनिटी कम की जा सकती है। तो बिल्कुल पहले असर्शन को रीजनिंग प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ ऑप्शन सही है। बट हम सिर्फ इस आंसर ही नहीं हमारा जानना पर्पज़ है, हम जरा समझते हैं कि जो आपका ये हॉफस्टेड मॉडल है वो क्या कहना चाहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए, जो हॉफस्टेड का जो मॉडल है आपका कल्चरल डिफरेंसेस का, एक बहुत ही पॉइनियर मॉडल है, और इसमें इन्होंने जो डायमेंशंस दी हैं वो डायमेंशंस आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ डायमेंशंस दी हैं। अलग अलग आपको सोर्सेज पे अलग अलग डायमेंशंस मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको ये कुछ डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले है एक पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा है कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रिस्ट्रेंट और इंटेलिजेंस, और पावर डिस्टेंस इंडेक्स। तो ये कुछ बेसिकली आपके पास डायमेंशंस दे रखी हैं जो कि हॉफस्टेड मॉडल के अंदर दे रखी हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग समझते चलते हैं ताकि ये बहुत क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली होता क्या है, क्या ये कहना चाहता है। देखिए, ये जो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, इनकी जो पहली डायमेंशन है वो क्या बताती है? ये जो बताती है, ये इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, एक इंडेक्स जो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, एक इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने इंडेक्स बनाया। जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स आप बना लीजिए, तो उस पर एक हायर लेवल होगा और एक लोअर लेवल होगा। तो हायर वालों के लिए इन्होंने एक अलग चीज़ बताई और लोअर वालों के लिए उन्होंने अलग चीज़ बताई। जैसे इन्होंने कहा कि जो हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो कल्चर है बेसिकली उसके अंदर इनइक्वालिटी होनी चाहिए, पावर के डिफरेंसेस होने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब जो हाई पावर इंडेक्स जो एक इंडेक्स पे जो लोग आते हैं, जो उस थॉट पे बेस्ड हैं, उनके वो लोग इनइक्वालिटी को नहीं पसंद करते हैं। उनके हिसाब से पावर में डिफरेंसेस होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए और अथॉरिटी जो है बेसिकली वो रैंक वाइज होना चाहिए। लेकिन जो लो पावर इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है? वो कहता है कि एक बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे लगभग सब कैसे हो, समान हो और सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो यानी आप इसको ऐसे समझिए कि पावर जो डिस्टेंस इंडेक्स है उसका मेन मतलब यही है कि जो हाई साइड इसकी है वो किसको बताती है? इनइक्वालिटी को बताती है, पावर इनइक्वालिटी को, और इसकी जो लो साइड है वो इक्वालिटी को बताती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म ये क्या कहता है? तो जो इंडिविजुअलिज्म है वो बेसिकली इंपॉर्टेंस देता है किस पे? अपने पर्सनल गोल पे। यानी जो इंडिविजुअलिज्म है उसकी कोशिश होती है कि हम अपने पर्सनल गोल को फुलफिल करें। वहाँ पर जो आई वाली भावना है, मैं वाली भावना होती है, ना कि हम वाली भावना होती है। लेकिन जो कलेक्टिविज्म है यहाँ बेसिकली इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो विल बीइंग ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप के वेल बीइंग पर ये काम करता है। इसका मेन पर्पस सेल्फ इमेज ही नहीं होता है। तो ये बेसिकली किसकी बात करता है? ये वी की बात करता है, यानी हम की बात करता है। यानी हम सब लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग होती है। यहाँ पर मैं नहीं, अपने वाली भावना है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की हम लोग अगर बात करें, उसी तरीके से इन्होंने जो हॉफस्टेड मॉडल था, इन्होंने बेसिकली एक स्केल दी थी, हाई स्केल और लो स्केल। तो सब चीज़ों को उसी हिसाब से आपको समझ के चलना है। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स जो है, देखिए जो इसकी हाई स्केल है वो बताती है कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ये कहता है कि जो बेसिकली हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है वो लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, और रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना के रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है कि आप जो है रिस्क को लेकर उस तरीके का मतलब कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा उसको लेकर सीरियस नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं, और वो इस तरीके कुछ खास रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनके रिलैक्स रूल्स होते हैं और प्रॉपर तरीके उनकी वैसी रेगुलेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा हिट ना करें। नेक्स्ट अगर इसके हम नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ये देखिए क्या बताता है। जो आपका मैस्कुलिनिटी है ये कहता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे डिस्टिंक्ट जेंडर रोल, असर्टिव एंड कंसर्न ऑन मटेरियल अचीवमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग। तो जो मैस्कुलिनिटी है वो बेसिकली क्या होते हैं? वो बेसिकली उनका एक जेंडर रोल्स, उनके एक डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स होते हैं और वो मटेरियल
अचीवमेंट पे काम करते हैं, यानी अपनी वेल्थ बिल्डिंग को, अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर काम करते हैं। लेकिन जो फेमिनिटी है वो बेसिकली आपकी जो होती है वो फ्लूइड जेंडर रोल्स होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उस तरीके का काम नहीं करते हैं, और ये कोशिश करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की मतलब ध्यान में रखते हैं, यानी ये ज़िंदगी को एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, अपने वेल्थ को बढ़ाने पर काम करते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म इसका फोकस होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, फ्यूचर में बेटर करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं बिल्कुल मौज मस्ती करने वाले लोग होते हैं, और वो जो उन्हें जो चाहिए होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, वो लॉन्ग टर्म पर उनका फोकस नहीं होता है। नेक्स्ट हम आपका इंटेलिजेंस और रिस्ट्रेंट की बात करें तो जो आपके इंटेलिजेंस होता है ये कहता है कि जो सोशल रोल्स होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको ये ध्यान नहीं देते हैं, और उनको मतलब बिना फॉलो किए हुए ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्ट है वो इंडिकेट करता है कि हम सोसाइटी को ध्यान में रखते हैं और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं। तो ये कंसेप्ट था जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर क्वेश्चंस यहाँ से बने तो आप दोबारा इसको टैकल कर सकें। क्वेश्चन 13 की तरफ देखिए हम लोग बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट विद देयर वैल्यू सिस्टम, प्रियोर डिसीजन एंड नॉलेज। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको बहुत हिसाब से इसका जवाब लगाना है। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें से कौन ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या एंजाइटी है जो बेसिकली पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीटली, जहां पर एक पर्सन जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसका जो वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रिसीव करता है, और उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो उसका वहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कोई भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली और आपका वैल्यू सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को लेकर रेडी नहीं है, डिस्कम्फर्ट की पोजिशन में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पोलराइजेशन, आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है इसका कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, अब हम इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली एक पर्सन की एक जो पर्सन है उसकी डिस्कम्फर्ट पोजीशन को बताता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या बताता है, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द डिस्कम्फर्ट ऑफ पर्सन फील व्हेन देयर बिहेवियर डज नॉट अलाइन विद देयर वैल्यूज और बिलीफ। एक मिनट का टाइम दीजिए, कुछ सिस्टम गड़बड़ी कर रहा है, फिलहाल ठीक हो गया। यानी एक पर्सन जो कि डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में होता है, कब डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में होता है, जब उसका जो वैल्यू सिस्टम है उसकी वैल्यू सिस्टम उस चीज को रिसीव नहीं करता है। सो इट कैन आल्सो अकर व्हेन अ पर्सन होल्ड टू कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ एट द सेम टाइम। ये मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे क्लियर करूं तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको घर में बचपन से बताया गया है कि भाई आप जब कॉलेज के लिए घर से निकलेंगे, जब आप कॉलेज के लिए घर से निकलेंगे तो आप सीधे कॉलेज ही जाएंगे। मान लीजिए जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आप कॉलेज के लिए घर से निकलेंगे तो कॉलेज जाएंगे, बंक मार के मूवी वगैरह देखने नहीं जाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका एक वैल्यू सिस्टम है जो आपके घर में आपको बताया गया और ये आपके दिमाग में फिट हो गया है। अब मान लीजिए कोई फ्रेंड आपका जिसने मूवी टिकट परचेज कर ली, अब वो कह रहा है कि भाई चलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज के लिए निकलेंगे घर से और कॉलेज बंक करके हम लोग मूवी देखने जाएंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है ये आपके वैल्यू सिस्टम के साथ क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है। यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इन्फॉर्मेशन जो आपके दोस्त कह रहा है उसके हिसाब से मूवी देखने चलना चाहिए कॉलेज टाइम में, और आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो कहता है नहीं यार नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। अ पर्सन्स डिस्टिंग्विश साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड इंड्यूरिंग रिस्पॉन्सेस टू हिज और हर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। यानी एक पर्सन का जो बेसिकली साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को लेकर रिस्पॉन्स करती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है आपका वो क्या है, वो पर्सनालिटी है।
अब अगर आप इसको समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो बेसिकली जो आप इन्वायरमेंट के अंदर जो आपकी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप जब रिस्पॉन्स करते हैं तो रिस्पॉन्स करते समय आपकी निकलती हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से संबंधित हैं? साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपकी पर्सनालिटी से संबंधित चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल नहीं हो सकता, सेल्फ कंटेंट भी नहीं हो सकता। एटीट्यूड तो अलग चीज़ है, जब हम अपने आप को किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एटीट्यूड होता है। तो यहाँ सही जवाब होगा साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के बारे में कहा गया है कि पर्सनालिटी जो है बेसिकली कहा गया है कि कुछ आपकी इंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है दैट कंप्राइज अ पर्सन्स यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ। एक व्यक्ति की अंदर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बिहेवियर हैं, कुछ उसके अंदर की मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली वो अपनी लाइफ के अंदर उनको यूज़ करता है। जैसे उसकी मेजर ट्रेट हो गई, उसका इंटरेस्ट हो गया, उसकी ड्राइव, वैल्यूज, सेल्फ कंसेप्ट, एबिलिटीज़, इमोशनल पैटर्न, ये सब उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए, चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो पहला कहा गया है कि टी ग्रुप जो पार्टिसिपेंट होते हैं, टी ग्रुप पार्टिसिपेंट बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप एंड मे नॉट बी फैमिलियर विद ईच अदर। ये पहला हो गया। दूसरा है कि टी ग्रुप सेशंस आर वेल स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे आपका हो गया टी ग्रुप जो होते हैं कैसे होते हैं? वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसका जवाब कर सकते हो। अगर टी ग्रुप आपको मालूम है तो आप 100% इसका सही जवाब कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ है, जो टी ग्रुप होता है आपका, जो टी ग्रुप होता है उसमें जो संख्या होती है लोगों की, वो 8 से 14 लोगों की संख्या होती है। तो जब 8 से 14 लोग ही होंगे तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे से फैमिलियर होंगे। यहाँ लिखा है मे नॉट फैमिलियर, तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया। दूसरा है टी ग्रुप ट्रेनिंग सेशंस वेल स्ट्रक्चर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। टी ग्रुप ट्रेनिंग जो सेशंस होते हैं बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो फिलहाल ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कहा गया ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को समझते चलेंगे कि एक्चुअली होता क्या है टी ग्रुप ट्रेनिंग। तो टी ग्रुप ट्रेनिंग पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ट्रेनिंग ग्रुप और इसे टी ग्रुप बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, पार्टिसिपेंट वर्क टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप। यहाँ पर जो पार्टिसिपेशंस होते हैं वो एक स्मॉल ग्रुप में काम करते हैं, जहाँ पर आमतौर पे 8 से 14 तक की कह सकते हैं कि संख्या होती है लोगों की। तो जब 8 से 14 तक की संख्या होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे से बहुत फैमिलियर होंगे और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। उसमें फीलिंग, रिएक्शन, परसेप्शन, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर अप होती हैं। तो टी ग्रुप तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहीं पे एक चीज़ और आपकी आ जाती है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये इससे संबंधित है। टी ग्रुप ट्रेनिंग चूंकि बताया तो इसलिए सेंसिटिविटी यहाँ ऐड कर दिया गया है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसके अंदर एक इन विच इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंट्रैक्शन आर यूज टू इंक्रीज द इंडिविजुअल अवेयरनेस। यानी यहाँ पर एक इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल अवेयरनेस जो होती है सेल्फ की और दूसरे की, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज प्रैक्टिस इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म अंडर सच नेम टी ग्रुप, इनकाउंटर ग्रुप, ह्यूमन रिलेशन एंड ग्रुप डायनेमिक्स। इसे और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे टी ग्रुप भी एक प्रकार से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, इनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशन भी बोलते हैं, डायनेमिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो ये कई नामों से इसे हम लोग पहचानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अ रिव्यू इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस इज बीइंग रिव्यूड इज नोन एज। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल के साथ इसका डिस्कशन भी करेंगे। चलिए वापस क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। अ रिव्यू इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस इज बीइंग रिव्यूड इज नोन एज। कहा गया किसी भी पर्सन का हम रिव्यू करते हैं और वहां पर हम सारा फोकस सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पर करके उस कुछ रिव्यू कर दें, उसे हम लोग बोलते हैं होलो इफेक्ट। डेफिनेटली सबको इस बारे में पता होगा। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, होलो इफेक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम जानेंगे होलो इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि होलो इफेक्ट जो है बेसिकली इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिना दैट पीपल कॉजेज टू बी बायस्ड इन देयर जजमेंट बाय ट्रांसफरिंग देयर फीलिंग अबाउट वन एट्रीब्यूट। यानी किसी पर्सन का एक एट्रीब्यूट
कोई एक क्वालिटी आप पकड़ के उसी के ऊपर आप उसके बारे में कुछ रिव्यू कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होलो इफेक्ट। होलो इफेक्ट जो है वो बिल्कुल देखा जाए सही तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी लगी, वो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन एक क्वालिटी अच्छी होने से पूरा जजमेंट उसी तरीके का हो जाए, या एक क्वालिटी खराब होने से पूरा जजमेंट खराब हो जाए, वो कहीं ना कहीं गलत तरीका है। तो ये तो हो गया आपका होलो इफेक्ट। अब चूंकि कुछ इसमें टर्म ऐसे हैं जो हमें समझने चाहिए तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए रिसेंसी एरर क्या होती है। रिसेंसी एरर इज द रेटर्स टेंडेंसी टू अलाउ मोर रिसेंट more recent incident, either effective or ineffective, of employees behavior to carry too much weight on evaluation of performance over the entire rating period। देखो अब इसको समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि आप किसी की रेटिंग करने जा रहे हैं और उसने हाल ही में कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हो गया, वो हो सकता है इफेक्टिव हो या इनफेक्टिव, वो एक अलग चीज़ है, तो आपने उसी इंसिडेंट के ऊपर आपने क्या किया, पूरा ध्यान उसी के ऊपर आपने देते हुए उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर दी। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसे हाल ही में कोई अच्छा पुरस्कार मिला था, तो उस पुरस्कार को ध्यान में रख के आपने उसकी रेटिंग कर दी, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए गलत है। या ऐसा हो सकता था कि हाल ही में उसको किसी चीज़ के लिए पनिश किया गया था, तो उसके हिसाब से उसकी रेटिंग कर दी, तो ये होता है आपका, इसे हम बोलते हैं रिसेंसी एरर। अच्छा, होलो इफेक्ट में इसमें फर्क है। होलो इफेक्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, उसकी बात होती है। लॉजिकल एरर समझते हैं क्या होता है। लॉजिक या लॉजिकल एरर इज अ बग और मिस्टेक इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड दैट रिजल्ट इन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी इट इज अ टाइप ऑफ रूटीन एरर दैट मे सिंपली प्रोड्यूसिंग रॉन्ग आउटपुट और मे कॉज अ प्रोग्राम टू क्रैश व्हाइल रनिंग। इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी बेसिकली एरर्स होती हैं जो आपकी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बट वो एरर्स हो जाती हैं, वो रूटीन एरर जो होती हैं, जो आमतौर पे हुआ करती हैं, वो बेसिकली आपकी होती हैं लॉजिक एरर्स। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चंस ही नहीं, आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो हमारी ये लेक्चर्स क्लास होगी, जो लेक्चर सीरीज होंगी, उसका पर्पस सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताना नहीं है। देखिए आप जो एग्ज़ाम होती हैं, वो चाहे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएचएससी के एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम होती हैं, वो दौर चला गया जब आपसे पूछा जाता हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, वो सवाल अब नहीं आते हैं, अब कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। तो आपको हर सवाल की नस नस से वाकिफ होना चाहिए, आपको 360 जो स्टडी है वो करनी चाहिए, शायद तभी आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ऊपर ऊपर से पढ़ने से अब फिलहाल वो काम नहीं बनने वाला है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट सेटल्ड कैन नॉट मेक अ बाइंडिंग डिसीजन, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट सेटलर कैन नॉट मेक अ बाइंडिंग डिसीजन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये कहा गया है कौन सा इसमें से तरीका है जो डिसीजन को बाइंड नहीं करता। वैसे तो जिसे डिसीजन दिया गया तो वो पार्टीज के ऊपर बाउंड होता है, लेकिन एक इसमें तरीका है जिसका जो डिसीजन है वो पार्टीज के ऊपर बाउंड नहीं होगा। आप डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन पार्टी उसको माने ना माने ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आप उसे बाउंड नहीं कर सकते, इसके लिए आप उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कॉन्सिलिएटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सिलिएटर का जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाउंड नहीं करता, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो उनकी आपसी सहमति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जरा इन चारों शब्दों को हम समझते चलते हैं, क्योंकि चारों महत्वपूर्ण शब्द हैं। सबसे पहले कहा गया है आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज टू वन और मोर एट्रीब्यूटर्स who make binding decisions on the dispute। कहा गया कि यहाँ पे क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट का, जहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के लिए, जहाँ पे जो आर्बिट्रेटर होता है वो जो डिसीजन देता है वो पार्टीज के लिए क्या होता है, बाउंड होता है। आपको हर हाल में उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। इन चूजिंग द आर्बिट्रेशन द पार्टी ऑप्ट फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू कोर्ट। कहा गया यहाँ पे ये हो सकता है कि आप कोर्ट जाने के अलावा एक प्राइवेट बेसिकली आर्बिट्रेटर हायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो डिसीजन होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है आपका एडजुडिकेटर। तो एडजुडिकेटर क्या है?
एडजुडिकेटर इज समवन हु प्रिसाइड्स, जज एंड आर्बिट्रेटर ड्यूरिंग अ फॉर्मल डिस्प्यूट और कंपटीशन। तो यहाँ पर एक फॉर्मल तरीका है जहाँ पर कोई एक जज होगा या कोई आर्बिट्रेटर होगा, तो उसके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो भी आपके ऊपर क्या होगा, लीगल जजमेंट होगा। और लीगल जजमेंट होगा तो आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्सिलिएटर। तो कॉन्सिलिएटर को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी कहते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू पार्टीज कम टू एन एग्रीमेंट, जिसका काम क्या है, जो एग्रीमेंट में दो पार्टीज आई हैं उनकी हेल्प करना, निगोशिएट करना आउटसाइड द कोर्ट। यहाँ कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट के बाहर ही सब कुछ होगा, यानी बाहर ही से हम क्या करेंगे, निगोशिएट करेंगे। Conciliator act as the neutral entities between opposition parties and work to ensure that both can settle their, यहाँ पे देखो लिखा हुआ both can, यानी वो डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं विदाउट टर्निंग अ कोर्ट ट्रायल, कोर्ट बिना जाए वो डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। यानी यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जो कह दिया कि नहीं भैया ऐसा मानना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपकी सहमति हो तो आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो इसीलिए जो ऑप्शन तो है फिलहाल यही करेक्ट था। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक क्या है। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है, मेड अप ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर, यहाँ पे चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली ड्रॉ अप द सेपरेट पैनल केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक सेपरेट पैनल क्रिएट करते हैं, और जहाँ पर बेसिकली ये जो भी कुछ इस तरीके का काम होता है उसको ये सॉल्व करते हैं। वो भी आप लोगों के लिए, यानी जो भी उसकी पार्टीज होंगी उनके लिए बाइंडिंग होता है। तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो कॉन्सिलिएटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटोरिएशन ऑफ मेंटल इफिशिएंसी, रियलिटी टेस्टिंग एंड मोरल जजमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम इन अ ग्रुप प्रेशर। अब देखिए इस क्वेश्चंस को समझ के आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। कहा गया है कि इसमें का कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा तरीका है, डिटोरिएशन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी, जो आपकी मेंटल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। उसमें रियलिटी टेस्टिंग, मोरल जजमेंट और रिजल्ट, एक ग्रुप प्रेशर की वजह से एक रिजल्ट क्रिएट करने की जो क्षमता है वो डेवलप करता है। जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है, पहला ऑप्शन है आपका हैरेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रुप थिंक, तीसरा है ग्रुप बर्नआउट, चौथा है ग्रुप कंट्रोल। देखिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, हैरेसमेंट तो खैर हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही कट जा रहा है। यहाँ सही ऑप्शन होगा ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक बेसिकली क्या है, ऐसा तरीका है जो आपकी मेंटल इफिशिएंसी, रियलिटी टेस्टिंग, मोरल जजमेंट, इनको क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। तो यहाँ ग्रुप थिंक के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा मोड है थिंकिंग का जहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्मॉल कोहेसिव ग्रुप tend to accept a viewpoint or conclusion that represent perceived group consensus whether not group member believe it to be valid, correct or optimal। यानी ये ग्रुप थिंक एक ऐसा तरीका है जहां पर ग्रुप, जो भी स्मॉल ग्रुप है उनके सारे मेंबर एक व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं और किसी भी जो भी उससे संबंधित जो भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से मेंटल इफिशिएंसी के साथ जो आपकी रियलिटी टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें और एक टर्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो आपका बेसिकली बर्नआउट है उसके बारे में। When the unrealistic group and impossible demands are placed on your team, their active engagement leads to rising level of stress. You notice that your productivity and efficiency being to drop. It is signs of burnout। देखिए जो ग्रुप बर्नआउट होता है वो क्या होता है, आपके जो ग्रुप है आपका, बेसिकली आप जिस ग्रुप के मेंबर हैं उस ग्रुप में ने कुछ अनरियलिस्टिक गोल या कुछ इम्पॉसिबल डिमांड्स आपके ऊपर प्लेस कर लगा दी, भैया आप ऐसा काम करो जो बहुत अनरियलिस्टिक है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब अगर ऐसी कोई आपको टारगेट दे दिया जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपका जो एक्टिव इंगेजमेंट होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, और फाइनली होगा क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशिएंसी वो सब खत्म हो जाएगी, और फाइनली आप क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल खराब सिचुएशन में आ जाएंगे। तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप बर्नआउट। ठीक, आमतौर पे ऐसा होता है, कई जगह अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर डाले जाते हैं, तो अननेसेसरी प्रेशर आपकी इफिशिएंसी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। ठीक, एक मिनट का मैं जरा टाइम लूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। वापस देखिए हम लोग फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 19 आपसे कहता है कि अ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग इज डीम्ड टू बी पेंडिंग until any combinations of the following conditions is fulfilled। यानी जो आपका कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग है वो कब बेसिकली पेंडिंग होती है, अगर कोई कॉम्बिनेशन आपका जो है कंडीशंस वो फुलफिल नहीं होता है। तो कुछ कंडीशंस हैं इससे संबंधित, एक एक करके उनको समझ लेते हैं। देखिए पहला है कि अ सेटलमेंट इज अराइव्ड एट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय पार्टीज टू देयर डिस्प्यूट। दूसरा है नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट द रिपोर्ट और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तीसरा है अ रेफरेंस इज मेड टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द डिपेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर इसके कंसेप्ट की क्लियरिटी ना हो, कंसेप्ट की समझ ना हो तो ये सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अन्यथा इस सवाल को हम आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे लगता है कि इस सवाल को करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट को ही समझ लेते हैं ताकि इसको आसानी से हम लोग जवाब कर पाएँ। देखिए यहाँ पर एक प्रोसीजर आपके सामने दिया गया है जो कि कॉन्सिलिएशन का प्रोसीजर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कमेंस करते हैं कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग, उसके बाद हम कॉन्सिलिएटर अपॉइंट करते हैं, फिर हम सबमिट करते हैं रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद आपका कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग होती है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको, सबसे पहले कहा गया है कि सेटलमेंट इज अराइव्ड एट मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय बोथ पार्टीज टू डिस्प्यूट। दोनों पार्टीज आपको एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगी जो कि बिल्कुल सही है। नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट द रिपोर्ट ऑफ कॉन्सिलिएटर ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए ये पॉइंट आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है, यानी नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट द रिपोर्ट ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए केवल कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के द्वारा जो बेसिकली रिपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उसी से ही आपका फाइनल स्टेटमेंट सेटलमेंट नहीं बनता है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और लास्ट में है अ रेफरेंस इज मेड टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। ये ऑप्शंस भी क्या है आपका बेसिकली सही है। तो फिलहाल दिए गए जवाब में से, दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए, बी और सी। ये तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उतने ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्ट चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सो दैट्स वाई आपका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। लेकिन अब जरूरी है क्योंकि एक अगर आप लेक्चर देख के उस संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द टेंडेंसी टू परसीव अनदर पर्सन एज बिलोंगिंग टू अ सिंगल क्लास और कैटेगरी इज नोन एज, यानी द टेंडेंसी टू परसीव अनदर पर्सन एज बिलोंगिंग टू अ सिंपल क्लास और कैटेगरी इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, एक ऐसी टेंडेंसी जो बेसिकली अनदर पर्सन एज बिलोंगिंग टू सिंपल क्लास, जो अगला पर्सन उस एक अलग क्लास से मतलब उसी तरीके के क्लास से बिलोंग करता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है पहला था होलो इफेक्ट, स्टेरियोटाइपिंग, एट्रीब्यूशन एंड एसिमुलेशन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, स्टेरियोटाइपिंग। अब स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है, देखिए कहा गया है टू बिलीव अनफेयरली दैट ऑल पीपल और ऑल थिंग्स विद अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम। इट इज नॉट फेयर टू स्टेरियोटाइप अ होल ग्रुप ऑफ पीपल प्लेस्ड ऑन अ पर्सन यू डिड नॉट लाइक। जैसे आपको एक ग्रुप या एक कैटेगरी के लोग नहीं पसंद हैं, अब ये ऐसा आपके अपने दिमाग में फिनोमिना सेट कर लेना कि उस कैटेगरी के लोग या उस तरीके के लोग नहीं सही होते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये स्टेरियोटाइपिंग है जो कि कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अच्छा अनुभव ना रहा हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग वैसे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है बेसिकली, ऐसी जो टेंडेंसी है उसे हम स्टेरियोटाइपिंग बोलते हैं। एसिमुलेशन क्या होता है, एसिमुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस
through which individual and group of different heritage acquire a basic habit, attitude and mode of life of embarrassing culture। ये बेसिकली क्या है कि आप जो असिमिलेशन है, बेसिकली मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोगों में ऐसी बेसिक आदतें, ऐसी बेसिक एटीट्यूड उनके अंदर होना चाहिए। जैसे ना कि आपने किसी एक पर्सन को देखा, एक स्पेशल ग्रुप का कोई आदमी, तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कैटेगरी, उस मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स में से जो भी निकल के आएगा उसके अंदर ऐसी ही एटीट्यूड या ऐसी हैबिट्स होंगी, तो वो क्या है, एसिमिलेशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है? यह है एक्ट ऑफ सेइंग और थिंकिंग दैट समथिंग इज द रिजल्ट और वर्क ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। द यूजुअल एट्रीब्यूशन, देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी काफी मैचिंग है। द एक्ट ऑफ सेइंग और थिंकिंग दैट समथिंग इज द रिजल्ट और वर्क ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। द यूजुअल एट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क टू लर्न एंड डू इज नाउ डिस्प्यूट बाय सेवरल एक्सपर्ट, ब्लेमिंग, एक्यूजेशन एंड वर्क ब्लेम टू आइडियम्स। देखिए ये वाला थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। यानी कि मान लीजिए कोई काम है आपका, या किसी कह सकते हैं कोई वर्क है, उसके प्रति आपकी एक थिंकिंग जनरेट है, आप उसके प्रति आपकी क्या है, एक थिंकिंग है। और वो जो आपकी थिंकिंग है बेसिकली वो हमने इस तरीके से उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, उसके खिलाफ, उसका बिलीव करते हैं, या उसे आप मतलब उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं या उसे ब्लेम करते हैं। तो वैसी जो टेंडेंसी है वो बेसिकली आपकी आर्बिट्री एट्रीब्यूशन उसे हम लोग कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन 20 तक जो है हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करें, बाकी इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो लेक्चर है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन इससे संबंधित जो भी आपको कंसेप्ट या क्वेश्चंस बताए गए हैं, आई थिंक वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और कंसेप्ट को रिवाइज करने में भी आपको काफ़ी हेल्प रही होगी। कोई क्वेरी अगर आपकी होती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं बिल्कुल उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।